दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद और आप सभी का स्वागत है डेयरी फार्मिंग से संबंधित इस यूट्यूब चैनल का। साथियों, अगर हम अपने देश में बात करें कि जो दूध का उत्पादन हो रहा है तो उसके लिए करीब करीब 200 मिलियन अपने देश में गायें हैं और 106 मिलियन के आसपास में बफलोज हैं, भैंसें हैं। साथियों, जितना दूध का उत्पादन हो रहा है उसका 50% से ज्यादा दूध का उत्पादन भैंस के द्वारा अपने देश में किया जाता है। भैंस जो दुधारू पशु है उससे किया जाता है। बाकी का जो दूध का उत्पादन है वो गाय से और जो दूसरे एनिमल हैं जैसे 4-5% तक बकरी से भी दूध का उत्पादन होता है। लेकिन साथियों, पिछले कुछ समय से जो भैंस की पॉपुलेशन है, ब्लैक बफलो भैंस की पॉपुलेशन काफी तेज गति से नीचे की तरफ जा रही है। और वहीं आप अगर देखेंगे जो क्रॉस ब्रेड एनिमल है, एचएफ और एचएफ से जो क्रॉस पशु हैं उनकी पॉपुलेशन काफी तेज गति से बढ़ रही है। तो साथियों, जो एचएफ एनिमल है बेसिकली वो अपने देश में इतना तेज गति से क्यों बढ़ रहा है, उसकी पॉपुलेशन इतनी तेज गति से, लोग उस गाय की तरफ क्यों आकर्षित हैं, अपने देश के जो पशु हैं उनकी क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं, और उसको हम जो एचएफ एनिमल है उसके साथ में कंपेयर करेंगे। जो एचएफ पशु है वो, अगर हम अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो दूध का उत्पादन एचएफ की पशु से काफी ज्यादा मिलता है। लेकिन उस पशु की कमी क्या है, उसमें जो बीमारियां हैं वो ज्यादा आती हैं। तो हम कुछ बेसिक पैरामीटर्स को कंपैरिजन करेंगे एचएफ नस्ल और अपने देश की जो गाय है उनमें क्या डिफरेंसेस है, और वो डिफरेंस कैसे उस पशु का जो दूध का उत्पादन है उसको प्रभावित करता है। वातावरण कैसे पशु के शरीर की बनावट को प्रभावित करता है, और शरीर की बनावट से उसका दूध का उत्पादन कैसे प्रभावित होता है, उस चीज पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचएफ एनिमल और अपने देश की जो साहिवाल और गिर गाय है उनकी। अगर हम बनावट की बात करें तो बनावट में जैसे वजन अगर हम बात करें तो अपने जो देश के एनिमल हैं उनका वजन और उनके शरीर का साइज छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि भारत एक गर्म प्रदेश है। भारत गर्म प्रदेश है, तो यहाँ पे अगर पशु के शरीर का साइज बड़ा रहेगा तो वो खुराक ज्यादा खाएगा। खुराक अगर ज्यादा खाएगा तो उसके शरीर से जो गर्मी है वो ज्यादा निकलेगी और पशु को असहजता महसूस ज्यादा होगी। तो ये एक जनरल सी बात है। हम थोड़ा स्पेसिफिक बॉडी जो बॉडी की मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रंप। साथियों, आप अगर देसी गाय को देखेंगे तो उसके जो आगे के पैर हैं उसके ऊपर एक गोल आकृति रहती है जिसको हम रंप बोलते हैं, देसी भाषा में थुई वगैरह भी उसको बोला जाता है। तो ये अपने इंडिजिनस एनिमल की एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। अगर आप देखेंगे रंप तो वो एक्सोटिक एनिमल के अंदर नहीं मौजूद रहता है। उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम से सीधी रहती है, प्लेन रहती है, और उनमें किसी भी प्रकार का, उसके जो आगे के पैर है वहां ऊपर किसी भी प्रकार की गोल स्ट्रक्चर नहीं रहती है। दूसरा, अगर हम बात करें बॉडी के साइज की, तो बॉडी के साइज में जो अपने देश की नस्ल है उनका साइज छोटा है, क्योंकि अपने देश में वातावरण का तापमान गर्म रहता है। अगर पशु के शरीर का साइज बड़ा रहेगा तो पशु खुराक ज्यादा खाएगा। खुराक ज्यादा खाएगा तो उसके शरीर से जो गर्मी है, मेटाबॉलिक हीट है, वो भी ज्यादा निकलेगी। तो इस कारण आपने अपने देश के जो साहिवाल और गिर गाय हैं उनका आप वजन देखेंगे, औसतन वजन आपको 3.5, 4, 4.25 क्विंटल तक आपको देखने को मिलेगा। एचएफ जो पशु है वो ठंडे प्रदेश का पशु है, और ठंडे प्रदेश में जब पशु कोई भी रहेगा तो उसको हीट ज्यादा जनरेट करनी पड़ेगी। शरीर के तापमान को सही रखने के लिए ज्यादा खुराक खानी पड़ेगी। ज्यादा खुराक खाएगा तो पशु के शरीर का साइज है वो भी अच्छा रहेगा। आप ये चीज ह्यूमंस के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। यूरोपियन नेशन के जितने भी लोग हैं उनकी हाइट वेट इंडियन लोगों से, और या दूसरे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे जहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है उनसे थोड़े कंपेरेटिवली उनकी हाइट वगैरह भी ज्यादा रहती है। तो एचएफ नस्ल की जो पशु हैं उनका वजन आपको 5.5 क्विंटल से लेके 6 क्विंटल 7 क्विंटल तक जो गाय है वो आपको देखने को मिलेगी। अब बड़ा वजन, ज्यादा वजन होना कहीं ना कहीं दूध उत्पादन को भी प्रभावित करता है। एचएफ नस्ल की गाय के शरीर का साइज बड़ा है, वो ज्यादा खुराक खा सकती है। ज्यादा खुराक खाएगी तो उसके अंदर दूध बनाने की जो ताकत है वो भी ज्यादा रहेगी, पशु दूध भी ज्यादा बनाएगा।
क्योंकि वो ज्यादा खुराक को डाइजेस्ट कर सकता है। तो दूध के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उस एनिमल के अंदर, जो दूध बनाने की ताकत है वो उससे जुड़ी हुई है, और वो पशु दूध भी ज्यादा देता है। इसके बाद में जो अपने देश के एनिमल है वो थोड़े एग्रेसिव हैं। अपने देश की साहिवाल और गिर गाय है, वजन इसका छोटा है, थोड़ी एग्रेसिव है। अगर आप उसको सही तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो हो सकता है वो पैर से आपको चोट भी पहुंचा सकती है। इसके विपरीत एचएफ का जो एनिमल है वो काफी डोसाइल एनिमल है, शांत एनिमल है। डेयरी फार्म में आपको ज्यादा डरने की एचएफ एनिमल से जरूरत नहीं है, एक या दो आदमी उसको आराम से काबू कर सकते हैं। इसके बाद में जो एचएफ एनिमल है उसके शरीर पे जो पैचेस रहते हैं, ब्लैक और व्हाइट रंग के जो पैचेस रहते हैं, वो उनके फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं। हर एक एनिमल का पैच का जो शेप है वो दूसरे एनिमल से अलग रहेगा। इसके विपरीत में जो अपने साहिवाल और गिर एनिमल हैं उनका आप कलर देखेंगे शरीर का तो यूनिफॉर्म सा रहेगा। कुछ ही पशुओं में आपको पैचेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद में साथियों अपना जो देसी नस्ल के पशु हैं उनका फोरहेड, जो उनका माथा है, सिर है, वो अलग अलग पशु की जो ब्रीड है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे साहिवाल नस्ल का जो सिर है कंपेरेटिवली गिर एनिमल के कंपैरिजन में छोटा है। गिर एनिमल के जो कान है वो काफी बड़े रहते हैं, ड्रूपी ईयर्स जिसको हम बोलते हैं। एचएफ एनिमल का जो सिर की शेप है, उसकी फेस की शेप है, कंपेरेटिवली स्मॉल रहती है। उसके बाद में जो ड्यूलप है, ये मतलब पशु के गर्दन से स्टार्ट होके और लेवे तक एक जो चमड़ी लटकी रहती है उसको हम ड्यूलप बोलते हैं। तो ये बेसिकली हीट को शरीर से निकालने का एक एडजस्टमेंट है, एडेप्टेशन है। तो देसी नस्ल के पशुओं में आपको जो ड्यूलप है अच्छी खासी डेवलप देखने को मिलती है। बाहर के पशुओं में, एक्सोटिक एनिमल में ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं रहती है। ईयर्स का साइज भी वेरिएबल है, बाहर के एनिमल का साइज छोटा रहता है। आप हॉर्न्स की बात करेंगे, पशु के सो सींग है। बेसिकली इंडियन सिनेरियो में जितने भी एनिमल हैं, जैसे कांकरेज हैं जिसके काफी बड़े सींग हैं, गिर एनिमल के भी अच्छे सींग हैं, दूसरे जो एनिमल हैं उनके भी सींगों का जो साइज है, साइज और शेप है वो वेल डेवलप है। बाहर के देशों के जो पशु हैं उनमें ओल्ड आपको एनिमल भी देखने को मिलते हैं, बिना सींग के पशु भी गाय आपको देखने को मिलती है। एचएफ एनिमल के जो सींग हैं वो आपको छोटे देखने को मिलते हैं। और आमतौर पे जो डेयरी फार्म के अंदर गाय रहती है उसके जो सींग है वो ठपा दिए जाते हैं। डी हॉर्निंग जिसको हम बोलते हैं, डिस बडिंग या डी हॉर्निंग, वो करवाई जाती है ताकि एनिमल दूसरे एनिमल को बटिंग न करे, चोट न पहुंचाए। इसके बाद में अडर की अगर हम बात करें तो अडर में एचएफ एनिमल को धीरे धीरे उस एनिमल को इतना इम्प्रूव किया गया है कि उसके जो टीथ साइज है वो काफी छोटा रहता है, और मशीन उसमें काफी अच्छे अच्छे तरीके से काम करती है। लेकिन इंडियन केस में जितनी भी गाय हैं उनके जो टीथ का साइज है वो लंबा रहता है, तो उसमें मशीन इतना परफेक्टली काम नहीं करती है जितना वो एचएफ एनिमल में काम करती है। उसके बाद में अगर हम काविंग इंटरवल की बात करें, मतलब पशु का एक ब्यात से दूसरे ब्यात के बीच में टाइम कितना है, तो अपने जो इंडिजिनस एनिमल है उसमें दो ब्यात के बीच का टाइम आपको एक साल से ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एचएफ एनिमल है जिसका आपने वेल टेकन केयर ऑफ करी है, केयर अच्छे तरीके से आपने करी है, तो वो एनिमल के अंदर कैपेसिटी है हर 12 से 13 महीने में उसका जो ब्यांत है वो फ्रेश ब्यांत अपने को मिल सकता है, नेक्स्ट लैक्टेशन उसका अपने को मिल सकता है। तो इंटर काविंग पीरियड एचएफ एनिमल में आपको 12 से 13 महीने देखने को मिलता है। और इंडियन केसेस में जो काविंग इंटरवल है आप देखेंगे आमतौर पे मानसून के समय पे जब हरे चारे की मात्रा अच्छी रहती है तभी पशुओं को जो ब्यांत है वो शुरू होता है। फिर अगर हम बात करें पहली ब्यांत में पशु की उम्र कितनी, जब पशु का पहला ब्यांत शुरू हुआ है तो उसकी उम्र कितनी रहती है। अपने देश के जो पशु हैं उनका डेली का एवरेज वेट अगर आप बात करें कितना वो गेन कर सकते हैं, डेली एवरेज वेट गेन अपने एनिमल्स का करीब करीब 350-400 ग्राम रहता है। और एचएफ एनिमल का आप 800-900 से लेके 1 किलो तक रोज का वजन बढ़ा सकते हैं। तो एचएफ एनिमल 13-14 महीने में पहली बार प्रेग्नेंट हो जाएगा। लेकिन जो अपने साहिवाल और गिर एनिमल की बच्चियां हैं, अगर आपका मैनेजमेंट ठीक है तो भी उनकी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ी स्लो रहती है। और ये एनिमल को आपको एज एट फर्स्ट काविंग 30 महीने के आसपास में देखने को मिलती है, 30 महीने 35 महीने इस हिसाब से। और एक्सोटिक एनिमल जो है वो 23 से 24 महीने में छोटी जो बच्ची है वो तैयार होके आपके डेयरी फार्म पे दूध का उत्पादन शुरू कर देती है। इसके बाद में साथियों जो अपने देसी एनिमल है उनकी एक खूबसूरती क्या है, उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफी अच्छा है, उनके अंदर बीमारियां बहुत कम आती है।
लेकिन एक्सोटिक एनिमल को भारत में हम लेके आए हैं तो उसके अंदर जो बीमारियां हैं वो काफी आती हैं। अब बीमारियों में भी जो अगर हम बात करें, जैसे चीचड़ों से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, टिक बोर्न डिजीजेस जिसको हम बोलते हैं, थाइलीरियोसिस की समस्या, बेबेसियोसिस, एनाप्लाज्मा, ये बीमारियां अपने देश के पशुओं में आपको बहुत कम देखने को मिलती है। ये पशु रेसिस्टेंट है। लेकिन एचएफ एनिमल में ये बीमारी बहुत आती हैं और आने के बाद में एनिमल की डेथ भी हो जाती है। तो ये बीमारियां एचएफ एनिमल के लिए अपने देश में पर्टिकुलरली बहुत नुकसान पहुंचा सकती है डेयरी फार्मर्स को। लेकिन इंडिजिनस एनिमल है, उसके शरीर पे कीचड़ वगैरह लगे रहते हैं, तो उसको इतना नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो एनिमल के अंदर इनबिल्ट इम्यूनिटी है, उसके शरीर में बनावट में ही इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी है कि जो टिक बोर्न डिजीज है वो नहीं आती है। ये पर्टिकुलर सीजन अभी चल रहा है जिसमें आपको जो टिक बोर्न डिजीजेज हैं, चिचड़ों से जो बुखार है, वो एचएफ एनिमल में काफी ज्यादा आपको इंसिडेंस रेट इस समय पे देखने को मिलेगी। इसके बाद में जो अपने देसी एनिमल हैं, वो हाई टेम्परेचर और लो क्वालिटी क्वालिटी का जो फोडर है वो अच्छे तरीके से उसमें अडेप्टेड है, एडजस्टेड है, और अपना जो उनकी बॉडी है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। लेकिन एक्सोटिक एनिमल है वो ठंडे प्रदेश का है, और उस एनिमल को अपने देश में अगर हम लेके आए हैं तो उसकी जो मैनेजमेंट है हमें काफी अच्छे तरीके से करनी चाहिए। इसके बाद में साथियों मिल्क प्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। मिल्क प्रोडक्शन में साहिवाल और गिर गाय का आप देखेंगे, जो अच्छे एनिमल हैं उनका आपको 2,500 से 3,000 लीटर पर ब्यांत दूध का उत्पादन आप ले सकते हैं अच्छे पशुओं का। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 10 से 15 लीटर पूरे दिन का दूध का उत्पादन आपको इन पशुओं से मिल सकता है। अगर हम एक्सोटिक एनिमल की बात करें तो इन पशुओं से आप एक ब्यांत में 10,000 लीटर 12,000 लीटर दूध आप ले सकते हैं। पंजाब के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म्स हैं वहां पे आपको 30 लीटर से ऊपर के, 40 लीटर से ऊपर के पशु आराम से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पशु कम से कम नहीं तो 2 से 3 गुना या 4 गुना तक अपने देश के पशुओं से ज्यादा दूध का उत्पादन कर सकते हैं। इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना जेनेटिक पोटेंशियल है। उसके बाद में साथियों दूध में जो फैट है वो और एसएनएफ अपने देसी नस्ल की गाय में थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि दूध का वॉल्यूम उनका कम है। एचएफ एनिमल का 3.5 4 के आसपास में अगर फैट है तो वो उस एनिमल की नस्ल के हिसाब से ठीक है, और उसमें भी बहुत सारे वेरिएबल पैरामीटर्स हैं जिसमें फैट है जो डिपेंड रहती है। इसके बाद में अगर हम बात करें जो इंडिजिनस एनिमल है वो किस प्रकार की खेती के लिए सुटेबल है, तो बेसिकली जहाँ पे लोग पशुओं को घुमा के चरा के लेके आते हैं, जैसे आप देखेंगे राजस्थान में अभी भी लोग पशुओं को चरा के लेके आते हैं, ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, तो वहां पे साहिवाल और गिर जैसे एनिमल है वो काफी सूटेबल है। तो बेसिकली राजस्थान में जो डेयरी डेयरी फार्मिंग होती है वो लो इनपुट लो आउटपुट की तरह होती है, मतलब किसान कम खर्चा करते हैं और उनको दूध का उत्पादन भी पशुओं से कम मिलता है। लेकिन अगर एचएफ एनिमल है तो एचएफ एनिमल बेसिकली हाई इनपुट हाई आउटपुट वाला एनिमल है। इस पशु को आप जितनी अच्छी खुराक देंगे, जितना अच्छा खर्चा करेंगे, जितना अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, उस एचएफ एनिमल से आप दूध का उत्पादन भी उतना ही अच्छा, उतना ही ज्यादा, उतना ही लंबे समय तक दूध का उत्पादन आप ले सकते हैं। जो इंडिजिनस एनिमल है उनका जो दूध का टाइम है, दूध देने का टाइम है, वो भी 7 8 महीने तक रहता है, और आप अच्छी खुराक देंगे तो उसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। लेकिन एचएफ एनिमल में आपको दूध का उत्पादन 10 महीने 11 महीने तक भी आप ले सकते हैं, बशर्ते आप अच्छा बैलेंस्ड फीड उसको दे रहे हैं। इसके बाद में एक बड़ा दूध की मार्केटिंग का एक आजकल तरीका चल रहा है जिसको हम A1 A2 मिल्क बोलते हैं। साथियों वैज्ञानिक ये कहते हैं भी जो A1 और A2 का कंसेप्ट है वो न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड के जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्होंने इस जो मार्केटिंग स्टंट है उसको इजाद किया है। तो बेसिकली जो एचएफ एनिमल है वो न्यूजीलैंड के अंदर ज्यादा है, तो उन्होंने एचएफ में कुछ एनिमल को सेलेक्ट कर लिया भी ये एनिमल है जो A1 और ये एनिमल A2 दूध का उत्पादन करते हैं। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो आप जितने भी रिसर्च हुई हैं यूनिवर्सिटीज में या कहीं पर भी, तो आप देखेंगे दूध की क्वालिटी में और दूध की बनावट में कोई बड़ा अंतर नहीं है। कुछ परसेंट 3 से 4% पशु ऐसे हैं जिनके अंदर जो दूध की स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी अलग रहती है, और जिसके कारण 2 3% लोगों में जो सेंसिटिविटी है या जो बीमारियां हैं उनकी इंसिडेंस रेट
ज्यादा अपने को देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को गेहूं से एलर्जी रहती है, ग्लूटन जिसको हम बोलते हैं, ग्लूटन से वो एलर्जिक रहते हैं। तो उसी हिसाब से कुछ बहुत ही कम 1-2%, 3% लोग हैं, उनको दूध की जो एलर्जी है वो A1 मिल्क से होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे HF एनिमल और साहिवाल या गिर या बफलो का जो मिल्क प्रोटीन की बनावट है, उसमें कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। तो इन नटसेल हम ये कह सकते हैं वो A1 A2 का जो कंसेप्ट है, ये मार्केटिंग स्टंट ज्यादा है। ये बेसिकली न्यूजीलैंड से इजाद हुआ था, और भारत में जितने भी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है, तो उन्होंने इतना कोई मेजर डिफरेंस या बड़ा डिफरेंस उन्होंने नहीं पाया, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस दूध की बनावट में देखने को नहीं मिला है। तो साथियों, इन नटसेल में अगर आप बात करूं, तो भारत में जो दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, उसके पीछे HF एनिमल का बहुत बड़ा योगदान है। HF एनिमल में बीमारियां ज्यादा आती हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा हैं, लेकिन इन पशुओं का जो दूध का कंट्रीब्यूशन है, इनकी पॉपुलेशन को देखते हुए वो क्या काफी ज्यादा है, और दिन प्रतिदिन इन पशुओं की जो जनसंख्या अपने देश में बढ़ रही है। इसके विपरीत में जो इंडिजिनस एनिमल है, बेसिकली वो लो इनपुट लो आउटपुट वाले एनिमल है। तो जो फार्मर जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, पशुओं को चरा के लेके आते हैं, ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, जो कम खर्चा करते हैं, तो उनको दूध भी कम मिलता है। तो उस कंडीशंस में जो साहिवाल और गिर जैसे एनिमल हैं, वो ज्यादा सूटेबल हैं। अगर आपको डेयरी फार्मिंग एक कमर्शियल स्केल पे करनी है, तो आप HF एनिमल को उस डेयरी फार्म पे रख सकते हैं, बशर्ते आपका मैनेजमेंट, डिजीज कंट्रोल और पशुओं की जो फीडिंग है वो बहुत ही साइंटिफिक होनी चाहिए। अगर फीडिंग साइंटिफिक नहीं है, तो एग्जोटिक एनिमल जो HF एनिमल है, उसमें रिपीट ब्रीडिंग से संबंधित समस्याएं ज्यादा आएंगी। अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, तो मेस्टाइटिस से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो HF एनिमल में ज्यादा आएंगी, क्योंकि किसी भी एनिमल का वो ऑर्गन जो ज्यादा काम करता है, उसमें बीमारी आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो HF एनिमल का जो अडर है वो ज्यादा दूध बनाता है, तो उसमें मेस्टाइटिस के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो अगर आपका मैनेजमेंट साइंटिफिक है, अगर आपकी फीडिंग साइंटिफिक है, आप डेयरी फार्मिंग को कमर्शियल लेवल पे लेकर लेके जाना चाहते हैं, तो एग्जोटिक एनिमल आपके लिए सूटेबल है। इसके विपरीत अगर आप उन क्षेत्रों से हैं जैसे कि राजस्थान या हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे जो डेयरी फार्मिंग को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, ग्रीन फॉडर चाहिए, साइलेज चाहिए, कंसंट्रेट चाहिए, वो अगर लिमिटेड है, तो वहां पे आप इंडिजिनस एनिमल है उनको रख सकते हैं। तो साथियों, ये एक कंसाइज क्रिस्प एक डिफरेंस था इंडिजिनस और एक्सोटिक एनिमल्स में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है ये यूजफुल लगा होगा। अगर साथियों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।